चंद्रयान-3 को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन। आज इसरो की नज़र सिर्फ चांद पर नहीं बल्कि सूरज की तरफ है। हनन वॉइस पर आप सबको वेलकम करती हूँ और नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आदित्य L1 इंडिया का पहला ऐसा मिशन है जो सिर्फ सूरज को स्टडी करने वाला है। जैसे चंद्रयान-3 चांद पर लैंड किया था, वैसे ही आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करेगा बल्कि दूर से ही सूरज को जांचेगा। बल्कि ये स्पेसक्राफ्ट ज़मीन के ज़्यादा करीब होगा सूरज से मिशन के दौरान। ये लॉन्च होने के बाद धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लग्रांज पॉइंट L1 के गिर्द एक हेलो ऑर्बिट के गिर्द घूमेगा। इस पॉइंट तक पहुंचने और लॉन्च के लिए तकरीबन 4 महीने का वक्त लगेगा। एक दफ़ा वहां पहुंच गया तो 5 साल वहीं रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इसलिए सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। अब सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर लग्रांज पॉइंट क्या होता है। लग्रांज पॉइंट नाजरीन वो पॉइंट है स्पेस में जहाँ पर 2 सेल्सियस बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है सूरज और ज़मीन को। अगर हम यहाँ कंसीडर करें तो 5 लग्रांज पॉइंट बनते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़मीन और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट कर जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? हमें स्टेबिलिटी मिलती है। जो भी स्पेसक्राफ्ट हम लग्रांज पॉइंट पर भेजेंगे हमें ऑलमोस्ट कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा इस स्पेसक्राफ्ट को इस पॉइंट पर रखने के लिए। स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा और वह स्पेसक्राफ्ट ज़मीन के सूरज के गिर्द रेवोल्यूशन यानी गर्दिश के साथ साथ गोल गोल घूमता रहेगा। इससे ज़्यादा लंबे मिशन भी किए जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है लग्रांज पॉइंट कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन यानी कि L1 की अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर जो भी चीज़ पॉइंट L1 पर भेजेंगे वो कंटिन्यूसली इसी पोजीशन में रहेगी जहाँ से ज़मीन और सूरज दोनों को देखा जा सकता है और कभी एक दूसरे के शैडो में ज़मीन और सूरज आएंगे नहीं। हम खुद भी सोच सकते हैं कि जब किसी स्पेसक्राफ्ट को लूनर ऑर्बिटर में भेजते हैं, जैसे चंद्रयान को भेजा या फिर ज़मीन के ऑर्बिट में भेजते हैं, चांद के गिर्द गोल गोल घूमने से ज़मीन इसके अंदर कभी कभार छुप जाती है। इसी ही ज़मीन के गिर्द गोल गोल घूमने से भी सूरज छुप जाएगा। इसलिए लग्रांज पॉइंट इतने ज़रूरी हैं और आदित्य L1 को L1 पोजीशन पर प्लेस किया गया है। यही वजह है कि इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। इससे पहले भी जो बाकी और स्पेस एजेंसीज ने सोलर ऑब्जर्वेटरीज भेजे हैं इन्हें L1 पर प्लेस किया गया है, जैसा कि सोलर और हेलिस्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी, इन शॉर्ट सोहो। ये एक ज्वाइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का। L1 और L2 सबसे इम्पोर्टेंट लग्रांज पॉइंट हैं क्योंकि वो ज़मीन से करीब हैं। जो फेमस जेम्स वेब टेलीस्कोप्स हैं ऐसे पॉइंट L2 पर प्लेस किया गया है। गेस कर सकते हो कि क्या रीज़न है पॉइंट L2 पर ज़मीन सूरज को छुपा कर रखेगी अपने पीछे। और क्योंकि इस टेलीस्कोप को लाइट ईयर्स दूर रखना है, यूनिवर्स की गहराइयों में सूरज की रोशनी को छुपाना ज़रूरी है ताकि कोई इंटरफेरेंस ना आ सके, इसलिए L2 यहाँ चुना गया। लेकिन आदित्य L1 पर वापस आएँ तो सूरज के बारे में क्या स्टडी करेगा, ये समझने के लिए हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन, जिसका डायामीटर तकरीबन 109 गुना ज़्यादा बड़ा है ज़मीन के डायामीटर से, वज़न में ये 3,33,000 गुना ज़्यादा भारी है ज़मीन के मुकाबले में। अगर आप इसको विजुअलाइज़ करना सूरज के साइज़ को ज़मीन के साइज़ के कंपैरिजन, तो 1.3 मिलियन ज़मीन एक सन के अंदर फिट हो सकती है। जैसे ज़मीन के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, कोर, मैटर एंड क्रस्ट, ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर सूरज की भी एक कोर मौजूद है जिसको अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को एनर्जी में बदला जाता है। इसे एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है और गर्मी निकलती है जो हमें ज़मीन पर भी महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर 1.5 मिलियन डिग्री विजुअलाइज कर सकता है। इसके एकदम बाहर है रेडिएटिव जोन। 70% सूरज का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। फिर आती है कन्वेक्टिव जोन। अंदाजे के मुताबिक 30% सूरज का रेडियस यहाँ से आता है। यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के ज़रिए होती है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। इसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसे हमने नाम दिया है फोटोस्फीयर। इवन हम इसे सरफेस कहते हैं लेकिन असलियत में सन का कोई सरफेस नहीं होता जैसे ज़मीन का सरफेस होता है, क्योंकि वहाँ गर्म गैसेज और प्लाज्मा मौजूद होता है। तो इसे सूरज के लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कहा जाता है जहाँ पर दर्जा हरारत काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है। 55,000 डिग्री सेल्सियस इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फेरिक की लेयर, जहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है। 6,000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और ऊपर तक पहुँच के 20,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
फिर एक पतली सी लेयर आती है ट्रांजिशन रीजन के नाम से, और इसके बाद सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना की लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा मौजूद होता है 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि आखिर ऐसा क्या है कि सन का कोर इतना गर्म क्यों है और सरफेस ठंडा हो जाता है और कोरोना वाली लेयर फिर से इतनी गर्म हो जाती है। ये सवाल अभी भी एक मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए। हो सकता है आदित्य L1 का स्पेस मिशन यहाँ पर कुछ राज खोलेगा। साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाई हैं इसके रीजंस को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी यकीनी कोई हतमी राय नहीं देता। असल में सही रीज़न क्या है? जब सन को ज़मीन से देखा जाए तो ज़्यादातर हमें फोटोस्फेरिक की लेयर नज़र आती है, लेकिन जब सोलर एक्लिप्स होता है यानी सूरज ग्रहण होता है तो एक रेडियस ग्लो हमें दिखता है। सोलर एक्लिप्स के गिर्द तो वो क्रोमोस्फेरिक की लेयर होती है और टोटल सूरज ग्रहण में वो लेयर भी छुप जाती है। फिर सिर्फ कोरोना की लेयर दिखाई देती है। बहुत ही फेंट सा एक हेलो टाइप का फॉर्म बन जाता है। सूरज के गिर्द आदित्य L1 का मिशन सन के ऊपर की 3 लेयर्स को स्टडी करना, स्फेरिक, क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोना। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर आखिर यह कैसे किया जाएगा? इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट की बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सूरज से क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं। सबसे पहले हीटोलाइट, ये सब हम जानते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेडियस निकलती हैं। इससे ना सिर्फ हमारी विजिबल लाइट जो हम आंखों से देखते हैं बल्कि अल्ट्रावायलेट UV रेज जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, इन्फ्रेक्टेड रेडिएशंस, रेडियो वेव्स रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज। ये एक्सरेज और गामा रेज भी बहुत हार्मफुल होती हैं, लेकिन हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर इसे प्रोटेक्ट कर लेता है। इन सब के अलावा सूरज से निकलती हैं सोलर विंड। बेसिकली सोलर विंड एक बहुत बड़ा बहाव होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स का। ये सोलर विंड जो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं तो हमें नॉर्थर्न लाइट्स दिखने को मिलती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत रोशनियाँ आसमान में जो आइसलैंड, फिनलैंड और स्विट्ज़रलैंड जैसे ममालिक में दिखने को मिलती हैं। इसके अलावा कोरोनल मास इंजेक्शन CMES, ये सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड्स के बहुत बड़े ब्रस्ट होते हैं, फिर निकलते हैं सूरज से। कभी कभार सोलर फ्लेयर्स जो लाइट और एनर्जी के बहुत बड़े इंटरफ्लेक्शंस होते हैं। कई साइंस फिक्शन फिल्मों में अक्सर सोलर फ्लेयर्स को मेंशन किया जाता है, जैसे कि 2012 और नोइंग जैसी फिल्मों में जो खौफनाक सोलर फ्लेयर्स निकलता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। अब इन्हीं सब चीज़ों को मैयर करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट जिन्हें 7 पेलोड्स कहा जाता है। पहला, विजिबल मिशन लाइन क्रोनोग्राफी। शॉर्ट में विलैक्स ये कोरोनल लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इंजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। शॉर्ट में सूरज की फोटोस्फेरिक और क्रोमोस्फेरिक की इमेजेस लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। तीसरा, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। शॉर्ट में सिलेक्स। चौथा, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटरी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। शॉर्ट में हिलेस। ये दोनों सूरज से निकलने वाली एक्सरेज को स्टडी करेंगे, स्पेशली सोलर फेज में जो एक्सरेज निकलती हैं। पांचवा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में एस्पेक्ट्स। और छठा, प्लाज्मा एनालिसिस पैकेजेस फॉर आदित्य। शॉर्ट में पापा। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। आखिर पेलोड है मैग्नेटियोमीटर मैग, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड्स को मैयर करना। वो मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट L1 पर आ रही हैं। तो इन सातों में से 4 पेलोड डायरेक्टली सूरज को स्टडी करेंगे और बाकी 3 पेलोड इस पॉइंट L1 के आसपास मेजरमेंट लेंगे। ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे कि ज़मीन से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है मेजरमेंट्स को लेने के लिए, क्योंकि ज़मीन के एटमॉस्फेयर बहुत सारी रेडिएशन, एक्सरेज और अलग अलग चीज़ों को ज़मीन के अंदर आने से रोकती है, जो कि इंसानों के लिए अच्छा है लेकिन एक्चुअली में स्टडी करने के लिए अच्छा नहीं है। बाकी और सन के मिशन की बात की जाए तो साल 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था। इन कोलैबोरेशन में यूरोप की एजेंसी शामिल थी। इसका मकसद था सन की जो कोरोना की लेयर है इसके साथ डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट बनाना। इसके अलावा एक सोलर ऑर्बिटरी भी था जो नासा और ईसा की तरफ से लॉन्च किया गया था 2023 में। सबका मकसद एक ही है कि हम सूरज को बेहतर समझ कर पाएँ और स्पेशली सूरज से बाहर निकलने वाली जो हार्मफुल रेज हैं इन्हें हम बेहतर समझ पाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।